नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं समाचार। मेरा नाम है जय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति भवन में जापान की प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत समेत अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जारी रहेगा प्रयास। दिल्ली पुलिस ने किया बड़े आतंकी साजिश को नाकाम। हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए आईएसआई के 4 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद। पांच दिन देरी से आज दिल्ली पहुंचा मॉनसून। अब उमस से मिलेगी राहत। तो मुंबई, रायगढ़, पालघर समेत ठाणे के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए साधु संत। पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजामात। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में आज निर्वाचन आयोग से मिलेगा टीएमसी का बागी गुट। चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर पेश करेगा दावा। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंचे इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लैंड और बेल्जियम ने दर्ज की रोमांचक जीत। यूएसए ने बोस्निया को दी मात। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि पुलिस ने एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है। आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है। आईएसआई समर्थित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 पंजाब से और 1 दिल्ली से पकड़ा गया है। आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। पंजाब और दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। शुभदीप सिंह, गुरजंत सिंह और साजन सिंह गिरफ्तार हैं पंजाब से, और दिल्ली से गगनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह कि आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सारे के सारे आरोपी थे। विदेशी नंबर्स के जरिए बातचीत होती थी और दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी इनके निशाने पर थे। वो वहां भी धार्मिक स्थलों को बहलाने की साजिश रच रहे थे। बड़ी गिरफ्तारी और दिल्ली से बड़ा ब्रेक थ्रू। इस वक्त बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, क्या खबर है? कैसे पुलिस को पता चला इस बड़े साजिश के विषय में, और अभी फिलहाल स्थिति क्या है? दिव्यांशु, क्या आप हमारे साथ हैं? इस वक्त की बड़ी खबर यही कि आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के साथ जुड़े थे आरोपी। विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी, 3 की पंजाब से और 1 की दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यही कि नई दिल्ली से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आतंकी साजिश का। और दिव्यांशु मल्होत्रा इस वक्त जो जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, यही सवाल मैं आपसे कर रहा था कि कैसे पता चला इस साजिश का? कौन से सुराग थे दिल्ली पुलिस के हाथ लगे जिससे बड़ी कामयाबी मिली है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार कोशिश करती है कि भारत में किसी तरीके से दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, आतंकी हमले कराए जाएं। लेकिन हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इसके अलावा एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए जाने जाने वाली दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, वो हमेशा आईएसआई के मंसूबों पर पानी फेर देती है। आपको अजय जी बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये ऑपरेशन चल रहा है और आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसका नाम है शहजाद भट्टी। और पहले वो गैंगस्टर था, लेकिन उसके बाद वो आईएसआई के संपर्क में आया और आजकल वो बड़ा आतंकी बन चुका है। और उसकी कोशिश रहती है कि वो अपने साथियों के जरिए भारत में जो युवा हैं उनको रिक्रूट किया करे और उसके अलावा उनसे देश के अलग अलग इलाकों में जो है हमले कराए जाएं। जो फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है वो पिछले करीब 3-4 महीनों से चल रहा है और इस ऑपरेशन के जरिए
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पिस्टल्स बरामद की गई हैं, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये पता चला है कि दिल्ली में बहुत बड़े आतंकी हमले होने थे। खासकर दिल्ली पुलिस के जो तमाम ऑफिसेज हैं और इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान होते हैं, उनके ऊपर ये हमले होने थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भनक लगती है, जिसके बाद खुफिया इनपुट के आधार पर जो है सबसे पहले जो पंजाब है उसके कई इलाकों में रेड की जाती है और सबसे पहले शुभदीप को गिरफ्तार किया जाता है और शुभदीप के पास से कुछ हथियार बरामद होते हैं और उसके बाद शुभदीप इस बात का खुलासा करता है कि उसके कुछ ऐसे साथी हैं जो कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार रेकी कर रहे हैं। एक ऐसा साथी है जो कि दिल्ली में रेकी कर रहा है। जिसके बाद शुभदीप के बाद गुरवंत और इसके अलावा ऋषि, विशाल और तो कुल मिला के 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर दिया है। इनसे लगातार तो दिवांशु, जो गिरफ्तारी पंजाब में हुई है दिवांशु, वो भी क्या दिल्ली पुलिस ने की या फिर पंजाब पुलिस ने सहयोग किया? ये पूरा मामला थोड़ा समझाइए। देखिए अजय जी, आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके का इनपुट किसी दूसरी स्टेट की पुलिस को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि हमें जो है आपके राज्य में आकर छापेमारी करनी है, कुछ अरेस्टिंग करनी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाती है कि हमें ये लोकेशन पर ऐसा पता चला है कि कुछ संदिग्ध हैं, जिसके बाद बाकी जो लोकल पुलिस होती है वो दिल्ली पुलिस के साथ रहती है। हालांकि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होता है, पूरी जो जानकारी होती है, इनपुट्स होते हैं, वो दिल्ली पुलिस के पास ही रहते हैं। तो कुल मिला के इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ही मिलता है। लेकिन फिलहाल 4 तो गिरफ्तारियां हुई ही हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे सबूत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिले हैं, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां फिलहाल हो सकती हैं। लेकिन ये जो शहजाद भट्टी है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में दहशतगर्दी फैलाई जाए। अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्यांशु, ये जो हैंडलर के साथ बातचीत थी वो कब से हो रही थी? कुछ इसका खुलासा हुआ है? क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं और इसके बाद क्या अब इन आरोपियों को अदालत के सामने पेश करने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये काफी लंबे समय से शहजाद भट्टी और उसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं उनके संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है वो ये है कि इंटरनेशनल नंबर्स के जरिए ये लगातार पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स हैं उनसे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं शहजाद भट्टी की एक मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि वो अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके जरिए जो भारत में बैठे युवा हैं उनसे संपर्क करता है, उनसे बातचीत करता है और उनको आगे की जो है। ठीक है दिव्यांशु, बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। हम लगातार आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो हमारी अमरनाथ यात्रा को लेकर के है। श्रद्धालुओं और साधु संतों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू, श्रीनगर और रामबन से जो साधु संत हैं उनका जत्था, पहला जत्था आज पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रा पर निकलने से पहले संतों और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए और सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। पहली बार अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने भी यात्रा को लेकर के अपनी खुशी जाहिर की है। प्रशासन और सेना की ओर से मिल रहे सहयोग और सहायता की काफ़ी तारीफ की जा रही है। दरअसल इस बार सरकार ने यात्रियों के लिए पहले इसके मुकाबले अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रा पहले की तुलना में सुगम हो पाए, इसकी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू क्षेत्र में भक्ति का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं, जो साधु संत पहुँचे हैं, उनमें बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर के गहरा उत्साह और आस्था साफ दिखाई दे रही है। हम लोग पुणे से आ रहे हैं एंड बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ हम रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में खड़े हैं और अरेंजमेंट्स अच्छी हैं यहाँ पे। तो देखिए मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ का। कल तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो बाबा के थोड़े कृपा है हमारे ऊपर। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और रांग में खड़े रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वास्ते। और सभी को, देशवासियों को कहते हैं आप यहाँ आए, अमरनाथ दर्शन करिए और वो वैष्णो देवी के दर्शन करिए और हर मौसम में अच्छा लगता है, वातावरण धूप अच्छी है। मेरे साथ जुड़ रही है हिया नेजा, जम्मू से हमारी संवाददाता, और ज़्यादा अपडेट के लिए हिया बहुत धन्यवाद। इस वक्त मौसम कैसा है जम्मू का, क्या तैयारियां हैं और कितने लोगों का टारगेट है इस वर्ष के इस पूरी अमरनाथ यात्रा के लिए? हिया
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए श्री अमरनाथ जी यात्रा की, तो आज औपचारिक रूप से जो है उसकी शुरुआत हो गई है। जो पहला जत्था जो आज यहाँ से गया है, कल वो दर्शन करने वाले हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 4,500 से 5,000 के करीब जो हैं लोग आज यहाँ से गए हैं। जम्मू बेस कैंप से जो है यहाँ से लगभग 250 बसेस में जो है ये रवाना हुए हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा जो है इसे फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए जो अरेंजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। RFID काउंटर्स अलग बनाए गए हैं। 2 रूट से यात्रा जो है वो चलती है। पहलगाम रूट जो कि लंबा रूट है, और बालटाल रूट की बात अगर की जाए वो छोटा रूट है, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और उसके लिए भी अलग अलग काउंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। रही बात यहाँ मौसम की, तो फिलहाल जम्मू में तो गर्मी ही देखने को मिल रही है, पर उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पे लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब इस यात्रा की शुरुआत होगी और वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएंगे। साधु संत भी जो हैं यहाँ से रवाना हुए हैं। आज सुबह बम बम बोले के नारों के साथ जो है यात्रा की शुरुआत हुई है, और मनोकामना मांगी गई कि सबकी यात्रा जो है वो अच्छी रहेगी। या आगे चलते हुए मौसम को देखते हुए और क्या इंतजामात हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी, बारिश का अंदेशा हो सकता है, अगले कुछ दिनों तक ये यात्रा जारी रहने वाली है, और क्या जो प्रशासन है वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी कुछ उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे इस यात्रा को और सुगम बनाया जा सके? जी बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि जहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इंतज़ाम किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अगर आप देखें तो बाहर जो बोर्ड्स लगाए गए हैं उस पर स्कैन QR कोड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रैफिक अपडेट आपको लाइव मिलेगा। जितने भी यात्री हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लंगर सेवा जो है वो देखने को मिल रही है। टाइम टू टाइम वाटर स्प्रिंकलर्स के जरिए छिड़काव किया जा रहा है, ताकि इस तपती गर्मी में भी लोग जो है वो यहाँ पे आराम से बैठ सकें। या आगे जाते हुए हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बार क्या कुछ अलग से सुविधाएं दे रहा है, एक्स्ट्रा सुविधाएं, जिससे लेकर के आप कह रहे हैं कि ये यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें 57 दिनों तक यात्रा चलने वाली है, और इसके लिए इस बार जो काउंटर्स हैं वो अलग से बनाए गए हैं। यात्री निवास से थोड़ी सी दूरी पे तभी रिवर फ्रंट पे काउंटर्स बनाए गए हैं, ताकि लोगों को आसानी हो अपने RFID कार्ड्स लेने के लिए। लगभग 4 से 5 काउंटर्स हैं RFID के लिए। उसके अलावा दोनों रूट्स पे जो जाना है, चाहे पहलगाम चाहे बालटाल, उसके लिए भी अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। लंगर सेवा अंदर भी देखने को मिल रही है। जो पहला इनका स्टॉप रहेगा वो ताराकोट का रहेगा, और वहीं आपको बता दें कि वहाँ पे भी पूरे रास्ते में लंगर जो है वो देखे जाएंगे। वाटर स्प्रिंकलर्स के बारे में जैसे मैंने जानकारी दी, ऑनलाइन चीज़ें देखने को मिलेंगी। QR कोड देखा जा रहा है जिसपे लाइव ट्रैफिक अपडेट्स देखे जाएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है इस बार, ताकि यात्रियों के लिए यात्रा जो है सुगम बनाई जा सके। डिजिटल तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं और यात्रा को सुगम बनाया जा सके उसकी लगातार तैयारियां। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं समाचार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। अमेरिका ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपना स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही अमेरिकी टीम ने 2002 के बाद पहली बार
नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करने में सफलता पाई है। अमेरिका ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहले हाफ में फोलारिन बालोगुन ने गोल दाग करके टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि दूसरे हाफ में बालोगुन को तारिक मोहरेमोविच पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण टकराव की वजह से रेड कार्ड दिखा दिया, जिससे अमेरिका को शेष 26 मिनटों तक केवल 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अमेरिकी टीम ने शानदार संयम दिखाया और बोस्निया को वापसी का मौका ही नहीं दिया। मैच के अंतिम पलों में मलिक टिलमैन ने बेहतरीन कर्लिंग फ्री किक के जरिए गोल किया और टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। अब अंतिम 16 में उनका सामना बेल्जियम से होगा। वहीं इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल दागकर अपनी टीम को विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक में शामिल होने से बचा लिया। डीआर कांगो ने शुरुआती बढ़त तो हासिल की जब ब्रायन सिपेंगा ने शानदार गोल करके अपनी टीम को आगे कर दिया था, लेकिन इसके बाद लियोनेल पासी ने कई शानदार बचाव किए, जिससे इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत निराश हुए। लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने एंथनी गार्डन के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाया और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उसके बाद 86वें मिनट में हैरी केन ने एक और गोल किया और टीम को रोमांचक जीत दिला दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है और अब वहां पर उनका सामना मैक्सिको के साथ होगा। और उधर बेल्जियम ने भी शानदार वापसी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपना स्थान बनाया। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल के खिलाफ 2 गोल से पिछड़ने के बाद 3-2 की रोमांचक जीत हासिल की। मैच में सेनेगल ने बेहतरीन शुरुआत की और हबीब डियारा और इस्माइला सार के गोलों की बदौलत 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी। रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस म्यूनियर के क्रॉस पर गोल करके टीम को उम्मीद की नई किरण दे दी। इसके बाद तुरंत लिएंड्रे ट्रासार्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरी टिलेमेंस ने शानदार हेडर लगाया और स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। मुकाबला पहुंचा अतिरिक्त समय में। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा हुई। फैसला हुआ कि बेल्जियम को पेनाल्टी दिया जाए और टिलेमेंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और इस पेनाल्टी को गोल में तब्दील करके बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दे दी। गौरव कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तो यही कि ये जो राउंड ऑफ 32, उसके बाद 16, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स सफर, एक बार थोड़ा सा हम लोगों को समझा दीजिए टाइमलाइन आज के बाद की, जिससे रोमांच और भी बढ़ जाए। देखिए, ये पहली बार ये जो वर्ल्ड कप है वो 48 टीमों के बीच आयोजित हो रहा है, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 के जो मुकाबले जो हैं वो खेले जा रहे हैं, जिसमें उन टीमों को भी आने का मौका मिला है जो पहली बार डेब्यू इन्होंने किया। जिस तरह से खासतौर से केप वर्डे का जो अगर जिक्र करें यहाँ पे, तो वो पहली बार है उन्हें मौका मिल पाया है कि वो इस राउंड पे आए और यहाँ पे आकर के अपनी चुनौती जो है वो पेश करेंगे। उनका सामना अर्जेंटीना से होगा। तो जिस तरह से अब राउंड ऑफ 32 में जो जीतेंगे वो राउंड ऑफ 16 में पहुंचेंगे, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल की जो जंग होगी वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अगर मुकाबलों की अगर बात करें तो जो आज का अगर मुकाबला अगर निकाल करके देखा जाए कि इंग्लैंड ने जिस तरह से जो मुकाबले अपने आप को सामने रखा, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरी का एक और नमूना पेश कर गया। खासतौर से हैरी केन के तूफान में जिस तरह से डीआर कांगो उड़ा है, वो एक दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने दिन पर क्या कुछ कर सकते हैं। और ऐसे कई मौके जो हैं वो देखने को मिले, चाहे इंग्लैंड की ओर से हैरी केन हो या बेल्जियम की ओर से रोमेलू लुकाकू हो। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी समय पर आकर के अपनी टीम को न केवल बचाया बल्कि जीत की दहलीज तक भी पहुंचाने में और जीत भी जो है वो भी दिलाई। तो गौरव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़े उलटफेर देखने को मिले, जर्मनी जैसे बड़े दिग्गज टीम को बाहर होना पड़ा राउंड ऑफ 32 से, अब कौन से फेवरेट्स नजर आ रहे हैं 16 में, राउंड ऑफ 16 में, और कौन से फेवरेट है जो कि जिनको लोग देखना चाहते हैं क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में? देखिए, एक अच्छे मुकाबले जो है वो यहाँ से हो रहे हैं और बड़ी टीमों पे हमेशा नजर रहती है, चाहे आप बात करें अर्जेंटीना की, चाहे बात करें फ्रांस की,
चाहे अब जिस तरह से हम लोग अभी देखा कि इंग्लैंड ने किस तरह से अपने आप को सामने रखा और बेल्जियम की टीम लगातार जिस तरह से अच्छा कर रही है, उसने जिस तरह से कल का जो मुकाबला है खासतौर से सेनेगल के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने जीता है, वो उनका दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया। तो ये वो टीमें हैं जिन पे कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप है इनके आसपास नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो आज देर रात जो है वो यानी कि कल एक तरह से लग जाएगा, पोर्चुगल की टीम जो है वो भी क्रोएशिया के खिलाफ उतरेगी। तो ये मुकाबला भी काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पोर्चुगल के जो दुनिया भर के जो स्टार खिलाड़ी जो एक फेम उन्होंने लिया हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो उनसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीदें रहेंगी। क्योंकि रोनाल्डो अगर सारे स्टार खिलाड़ियों को देखें तो उसमें इस वर्ल्ड कप में उनकी चमक थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है। जी। अब तक उन्होंने वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 गोल किए हैं, जबकि अगर किसी तुलना में देखें तो मेसी जो है वो 6 गोल के साथ लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्बापे जो है उनके भी 6 गोल हैं, वो भी जॉइंटली मेसी के साथ लीड करने की उसमें है। इसके अलावा अगर देखें तो हैरी केन है, अर्लिंग हलांड है, ये वो खिलाड़ी हैं जो लगातार अपनी टीम को न सिर्फ गोल करके जिता रहे हैं बल्कि एक भरोसा भी दिला रहे हैं। लेकिन गौरव, कोई तुरुप का इक्का जो लग रहा है कि सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, ऐसी कोई बात जो कि लंबी रेस का घोड़ा आपको दिखाई दे रहा अभी दिख न रहा हो, लेकिन अचानक वो मादा रखता है कि सबको आश्चर्यचकित कर दे? मेसी, रोनाल्डो और एम्बापे का नाम तो सभी लोग जानते ही हैं। देखिए, अगर ये सवाल आपने पूछा है तो जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं मोरक्को का नाम जो है वो जाहिर तौर पर आता है, क्योंकि जिस तरह से मोरक्को ने वापसी का दम दिखाया नीदरलैंड्स की टीम को, आखिरी समय पे आकर के उन्होंने न केवल बराबरी पे खुद को लेकर आए, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में उनको जिस तरह से हराया, वो एक इस टीम का दिखाता है, इस दमखम दिखाता है कि ये अफ्रीकी देश जो है वो किस तरह से अफ्रीका से मैक्सिको का जो आपने जिक्र किया वो एक शायद सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, वक्त निकालने के लिए। और फीफा विश्व कप में मैक्सिको की जीत का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब मैक्सिको सिटी में भारी भीड़ के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि इस तरह की कोई खबर ना आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से 3 लोगों की दम घुटने से जान चली गई है। यह हादसा एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के पास हुआ, जहां हजारों प्रशंसक इक्वाडोर पर मैक्सिको की 2-0 की जीत का जश्न मना रहे थे। आपातकालीन टीमों ने कई बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मैक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं और लोगों से जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की है। फीफा वर्ल्ड कप का एक पक्ष ये भी है कि समर्थकों के बीच जो टकराव होता है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। हालांकि शायद ये पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लाखों लोग इसके साथ और बड़ी धनराशि इसके साथ जुड़ी होती है, लेकिन जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, कितनी बड़ी भीड़ के साथ लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए। लेकिन जब ऐसी भीड़ किसी न किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होती है तब बहुत कष्ट होता है मन में कि खेल भावना से ऊपर उठ करके भले ही जश्न मनाने का हक हो आपको, लेकिन अगर वो चीज़ दुर्घटना में बदल जाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे गेम का रंग फीका हो जाता है। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत जापान के रिश्ते। एशिया की 2 महाशक्तियां भारत के दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची आज राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद थे, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है और आज जापान के प्रधानमंत्री की पहली भारत की आधिकारिक यात्रा पर उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। दिल खोल करके भारत ने अपने इस दोस्त देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच ये 16वां वार्षिक समिट है। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। और आज की समिट से पहले यह जानना भी जरूरी है कि पिछली बार 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में थे तो वहां पर क्या कुछ सामने हुआ। 29-30 अगस्त 2025 को टोक्यो में 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसका मकसद था विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और व्यापक बनाना। कई व्यापक समझौतों पर सहमति बनी और दीर्घकालिक संयुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक दोनों देशों के रिश्तों को पहुंचाने की बात हुई सेमीकंडक्टर की। और सबसे बड़ा जो समझौता हुआ वो क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग को लेकर के हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि जापान की जो तकनीक है वो भारत में लाई जा सकती है। और आज भारत और जापान का शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री स्तर की सबसे उच्च स्तरीय शिखर बैठक आज होने वाली है। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का यह अवसर है। भविष्य की योजना बनाने का मौका, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर हम और सहयोग को बढ़ा सकते हैं। भारत चाहता है कि जो जापान से आने वाला निवेश है वो और भी बढ़े और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है दोनों देशों के रिश्ते, वो रक्षा और जो दूसरे सामरिक का प्रबंधन है वहाँ तक भी ये रिश्ते पहुँचते हैं। और भारत जापान दोस्ती को आज नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और इसीलिए हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं भारत जापान के शिखर सम्मेलन पर। आपको बताएं कि भारत सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 2 देशों के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन करता है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष उस शिखर वार्ता में शामिल होते हैं, रूस और जापान। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियां भारत के सबसे करीब नजर आती हैं। और जापान और रूस के साथ जो शिखर वार्ता होती है और हर साल होती है एक दूसरे के देश में, तो ये दिखाता है कि हम कितना वैल्यू करते हैं अपने संबंधों को। सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल का मामला हो या फिर जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो नई तकनीक है उनको हस्तांतरित करने का मामला हो। लेकिन भारत और जापान के जो संबंध है वो केवल आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी मजबूत हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून ये साझा मूल्य के तौर पर दोनों ही देश में देखे जाते हैं। 2014 में ये विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई दोनों देशों के बीच में। और ये भी बताएं कि 2027 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अगला वर्ष और इसलिए उसकी बुनियाद आज रखी जाएगी। व्यापार, निवेश और रक्षा में सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं
तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री इस वक्त भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। आपको बताएं कि वर्तमान प्रधानमंत्री सनाई ताकाहाशी प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं। अनौपचारिक तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस में उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता चूंकि यहाँ पर होनी थी इसलिए वहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जून 2026 जो अभी G7 की बैठक जो आउटरीच कार्यक्रम था उसके दौरान बहुत ही संक्षिप्त बातचीत हुई और ये पहली बार है कि पूरी तरह से द्विपक्षीय 1-to-1 आधिकारिक शिखर वार्ता होने जा रही दोनों ही नेताओं के बीच में, क्योंकि आपको हमने बताया कि 2025 यानी पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15वें शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो में थे तो वहाँ पर जो इशिबा जी थे उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इशिबा थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद पहले माफ़ कीजिएगा महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उभरी सनाई ताकाहाशी और आज वो भारत में है। और भारत जापान में जो रक्षा सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसमें स्ट्रैटेजिक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जापान में रक्षा सहयोग जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तीनों सेनाओं के बीच जो नियमित स्टाफ वार्ता है, सैन्य अभ्यासों में बढ़ोतरी, वो लगातार 2014 से हम देख रहे हैं कि रक्षा सहयोग पर MOU किया गया और 2015 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और लगातार इसको और भी मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। सैन्य अभ्यासों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और सैन्य गोपनीय सुरक्षा जो सूचना सुरक्षा समझौता है वो 2018 में हुआ। 2014 से लगातार रक्षा सहयोग बढ़ाने पर कार्य दोनों देशों के बीच में जारी है और आप देख रहे हैं कि रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी समझौता 2015 में हुआ। उसके बाद 2018 में गोपनीय सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया। नौसेना सहयोग के लिए जो कार्यान्वयन की व्यवस्था है 2020 में की गई और ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रणनीतिक पक्ष है इस पूरे साझेदारी का उसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करें। आर्थिक संबंध तो मजबूत करने की दिशा में हम लगातार देखते रहे हैं कि जापान सबसे भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है। जो ODA असिस्टेंस है जापान का, उससे कई सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन रक्षा क्षेत्र की बात करें तो मिलान 2022 की बात करें जिसमें RPPS का युद्धपोत विमान, सैन्य दौरे में RPPS का उपयोग, यूनिकॉर्न मस्तूल का संयुक्त विकास, 2024 में फिर ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट और 2025 में सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र। अप्रैल 2026 में टोक्यो में 8वीं सेना स्टाफ वार्ता। ये सब दिखाता है कि हम लोग रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक जो संबंध है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और भारत और जापान दोनों ही क्वाड का बहुत बड़ा हिस्सा है और क्वाड की जो जिम्मेदारी है इस वर्ष भारत के पास है। अभी हालांकि डेट्स तय नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ये चारों देश बैठेंगे तो सामरिक और वैश्विक रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो क्वाड को लेकर के बातें आज हो सकती हैं, लेकिन भारत और जापान के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामरिक या फिर रणनीतिक, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर भारत और जापान एक राय रखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मुद्दा था, दोनों ही देश के नेताओं ने खुल करके इसका विरोध किया और एक मुक्त व्यापार की प्रणाली को सपोर्ट करते हुए नजर आए। इसी तरह से चीन के मुद्दे पर भारत और जापान का रुख बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल एक सा है कि आपको सप्लाई चेन में किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। साथ ही साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग है, जापान चाहता है कि भारत को तकनीक का हस्तांतरण किया जाए और बहुत सारे कोशिशें की जा रही हैं कि जापान की जो कंपनियां हैं वो भारत में ही क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग करें। भारत और जापान एक दूसरे को मानवीय संसाधन कैसे दे पाएं उसको लेकर के बातचीत कर रही है। मोबिलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अब देखते हैं कि भारत में जापान का निवेश कितना है, क्योंकि हमने बताया कि जो ODA है, स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस, वो लगातार 2025-26 में हमें दिखाई दिया FDI के रूप में $3.7 अरब और 2024-25 में जो कुल FDI था वो $2.48 अरब था, यानी बढ़ोतरी नजर आई है। इस वक्त $3.7 बिलियन के हम लोग FDI पर खड़े हैं जो कि जापान से हमें मिलता है। 2022-23 में और कम था, $1.79 अरब, 2021-22 में 1.49 अरब। इसका मतलब लगातार हम देख रहे हैं तो FDI के जरिए नहीं, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि FII आप जानते हैं कि तुरंत पैसा निकालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपने फंड्स को लंबे समय तक भारत में लगा करके रखना चाहता है, भारत के बुनियादी ढांचे में लगा करके रखना चाहता है। चाहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या फिर हमारी एम्बिशियस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो जिसे हम कहते हैं, उन सभी में जापान का जो निवेश है वो
सबसे ज़्यादा है और बहुत ही मामूली ब्याज दरों पर यह असिस्टेंस जापान भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर दिखाता रहा है। कुल FDI में 6% की हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को हम और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अभी जो मुश्किलें हैं जापान के सामने वो इस बात की हैं कि जो उनके पास फंड्स हैं, चाहे वो पेंशन फंड हो या फिर इंश्योरेंस का फंड हो, उसके लिए रिटर्न नहीं दिख रहा है। उनका जो संबंध है यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ, वो भी रिटर्न के लिहाज से उतने आकर्षक नहीं रह गए हैं और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बीमा और फार्मा क्षेत्र में जापान का निवेश बढ़ाया जाए। इसलिए हमने देखिए कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI के लिए खोला है। फार्मा सेक्टर में भी हम चाहते हैं कि हम सहयोग करें क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारत की जेनेरिक मेडिसिन्स हैं वो जापान में जाती हैं और उसका प्रयोग वहाँ पर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए किया जाता है। तो जापान के लिए भी भारत बहुत ज़रूरी है और भारत के लिए निवेश के लिहाज से, तकनीक के हस्तांतरण के लिहाज से जापान का निवेश, जापान का जो तकनीक है वो काफ़ी, उसको हम वैल्यू करते हैं और इसलिए हमारी जो कोशिश है कि जब भी जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको कई गुना आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे बड़ी खबर यही कि एशिया की दो महाशक्तियां इस वक्त आमने सामने होंगी द्विपक्षीय वार्ता के लिए। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। जापान के प्रधानमंत्री पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। 3 दिनों की यात्रा, कल शाम वो पहुंची। आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया और अब हैदराबाद हाउस में ये दोनों ही विश्व के महान नेता पहुंच चुके हैं। और अगर देखें तो शनाई ताकाइची, उनका पूरा का पूरा जो मॉडल है, उनके आर्थिक मॉडल जो जापान में उन्होंने कहा है, वो जापान में अपने निवेश को बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही साथ वो अमेरिका और भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 2025 में वो अमेरिका गई और अमेरिका के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब वो शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए इस वक्त भारत के हैं और थोड़ी देर बाद द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी और हमें पता चलेगा कि जो MOUs हैं वो किन किन क्षेत्र में शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना। आज वो पेरिस पहुंचे। आज सुबह उनका स्वागत किया गया। वित्त मंत्री एक्सेन प्रोविंस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष रोलैंड लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद की सह अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही वो प्रमुख वैश्विक कंपनियों के CEOs और निवेशकों के साथ भी मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री यूरोप के प्रमुख वार्षिक आर्थिक मंच ले रेंक्रोते इकोनॉमिक्स दे INEX-N प्रोविंस में हिस्सा लेंगी और नए मध्यम वर्ग के विकास को कैसे बढ़ावा दे, इस विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो कैडाराचे में अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करेंगी, जो परमाणु संलयन ऊर्जा पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सहयोगों में से एक है। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं DD न्यूज। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जांची पड़ेगी मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बेंगलुरु के दक्षिण तालुक स्थित मडपट्टना इलाके में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान में काम के दौरान करीब 40 फीट की ऊंचाई से विशाल चट्टान गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य श्रमिक घायल हो गए हैं। हादसे के समय खदान में करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं और राहत अभियान शुरू किया गया है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे में कारणों और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही हुई है, इस बात की जांच की जा रही है। बेंगलुरु में पत्थर खदान में ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। 40 फीट की ऊंचाई से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे ही
अपडेट्स आएंगे हम लगातार आपको इसके बारे में सूचना देते रहेंगे। जिनकी दुखद मौत हुई है और जो दूसरे मजदूर घायल हुए हैं उनके साथ संवाद स्थापित करने की जो कोशिशें की जा रही है, उनके परिवारों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान निर्वाचन आयोग की चौखट पर पहुंच चुका है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा और पार्टी के चिन्ह और फंड पर अपना दावा पेश करेगा। बागी गुट का कहना है कि उसने पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और अब आयोग के समक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 22 जून को बागी गुट ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति और 10 सदस्यीय उप समिति का गठन कर दिया था। इस गुट का दावा है कि विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायक उसके साथ हैं। केवल 20 विधायक ही हैं जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल गुट के साथ हैं। लिहाजा बागी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उनका मजबूत दावा है। बाईस तारीख स्पेशल सेशन के बाद हम लोग निर्वाचन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को अप्राइज किए थे, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे और एक अपॉइंटमेंट भी मांगे थे। तो हम शुक्रगुजार है इलेक्शन कमीशन को थैंक्स जनाना चाहते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच हमारा एक 10 मेंबर डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिए हैं, तो इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिल सके इसकी अच्छी खबर आई है। कुछ इलाकों में आज सुबह सुबह बारिश हुई है और इसी के साथ मानसून की भी एंट्री दिल्ली में हुई है। सामान्य तौर पर इसके पहुंचने की तारीख 27 जून होती है। इस बार ये थोड़ी देर से आई। लंबे समय तक गर्मी और उमस भरे मौसम के बाद अब मानसून के आने से एनसीआर में अच्छी खासी बारिश और तापमान में गिरावट की उम्मीद है। लोगों को राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के आने की पुष्टि कर दी है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई और आने वाले दिनों में भी मानसून के लिए अनुकूल हालात बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दिल्ली में जहां पर राहत है तो वहीं मुंबई में आफत है। अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इस वक्त भी मौसम और विभाग ने मुंबई और रायगढ़, पालघर और ठाणे समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई के पश्चिमी हिस्से में समुद्र के ऊपर सक्रिय अत्यधिक तीव्र बारिश की वजह से अगले कुछ घंटों में शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सांता क्रूज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला में सबसे अधिक बारिश का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में 50 से 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी बारिश होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण दादर, बडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी। फिलहाल मौसम विभाग ने कुछ दिन ऐसे ही बारिश रहने की आशंका जताई है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर पूरी तरह से आमजन के लिए मुस्तैद हैं। मुंबई के साथ साथ असम में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। केंद्र और राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखी है। केंद्रीय मंत्रियों का दल बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। कल शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू, 2 मंत्रियों ने हवाई सर्वे किया और नुकसान का आकलन करने की कोशिश की। असम के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा भी हवाई सर्वे में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थिति गंभीर है और तबाही बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। घरों तक को नुकसान पहुंचा है। शिवराज ने कहा कि प्राथमिकता सामान्य स्थिति को बहाल करना है और लोगों का दैनिक जीवन फिर से पटरी पर लाना है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राहत बचाव कार्यों को लगातार तेजी से संचालित करने के लिए वो संबंधित विभागों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए प्रति परिवार 1.2 लाख रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई। इन सबके बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है लगातार निगरानी के लिए, सहायता के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार के साथ बात की है और उसके बाद 2 केंद्रीय मंत्रियों को आसाम के दौरे पर, अरुणाचल के दौरे पर भेजा गया। असम में बाढ़ आई तो केंद्र और राज्य सरकार भी राहत के मोर्चे पर खड़ी रही। केंद्र सरकार की लगातार निगरानी और राहत और पुनर्वास के लिए मदद का भरोसा दिखाया और केंद्रीय मंत्रियों ने नुकसान का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं हम लगातार कि शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू वो अरुणाचल और असम दोनों ही राज्यों के दौरे पर थे
उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की, लोगों का हालचाल जाना, दैनिक जीवन किस तरह से प्रभावित है उसकी समीक्षा की। साथ ही साथ प्राथमिकता ये कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चलाया जाए। हालांकि संवाददाता ने हमें बताया है कि वहाँ पर जो शरणार्थी हैं उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। 46,000 लोग प्रभावित हुए थे आसाम में, अब उनकी संख्या कम हो रही है और शरणार्थी अब शिविरों से अपने अपने घर वापस जा रहे हैं या फिर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच के सामने मामला रखा और कल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा भी दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि सोनम रघुवंशी को केवल इस आधार पर जमानत दे दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के सभी कारण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई थी। इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि जमानत बरकरार रहने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। और एक बार फिर से हमारी बड़ी खबर, भारत जापान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई। तो इस महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी निगाह बनी हुई है। लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे वो कौन से मोर्चे पर कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से विषय हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में आज समझौतों का आदान प्रदान होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर धन गबन मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील कल थाना राम जन्मभूमि में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देंगे। बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर मुकदमा नहीं लिखे जाने पर वकील आंदोलन भी कर सकते हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा को अपनाए जाने के दौरान अपना पक्ष रखा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि कहीं भी होने वाला आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक नीति को मंजूरी दें ताकि आतंकवाद की एक साझा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय हो और आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों के बीच एक समान कानूनी ढांचा बनाया जा सके। और अमेरिका के पूर्वी हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इससे प्रशासन ने सैकड़ों कूलिंग सेंटर्स खोले हैं। पानी और सनस्क्रीन से लैस मोबाइल राहत वैन तैनात किए गए हैं और सार्वजनिक स्विमिंग पूल्स का समय बढ़ा दिया गया है। भीषण गर्मी का सबसे ज़्यादा असर खुले में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार यह हीट वेव स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत तक जारी रह सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में ईरान के साथ हुई बातचीत में प्रगति होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने की प्रक्रिया सही ढंग से आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़ा हमला किया था, लेकिन अब उसके संबंध बेहतर हो रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि बातचीत पूरी हो गई है। गरीबाबादी ने बताया कि बैठक में ईरान की विदेशों में फ्रीज हुई संपत्तियों पर भी चर्चा हुई। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि दोहा में इस समझौते पर अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। यह समझौता फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन्स और मिसाइल के हमले में 8 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए। स्थानीय समाचार एजेंसीज ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजे और कई निवासियों ने मेट्रो स्टेशन में जाकर शरण ली। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 7 गाइडेड बमों से हमला किया। इस हमले में 15 वर्ष के एक लड़के की मौत हुई, जबकि कम से कम 32 लोग घायल हुए। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई, जिससे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने घंटों तक राहत अभियान चलाया। वहीं घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। खार्किव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनियहुबोव ने बताया कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 17 वर्षीय एक लड़की को हमले की वजह से गंभीर मानसिक आघात भी हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देश भर में कुल 120 मार्च निकाले गए, जिनमें से 108 शांतिपूर्ण रहे। 12 स्थानों पर हिंसा और लूटपाट की खबरें आई, जिसकी वजह से पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवैध प्रवास, सार्वजनिक हिंसा, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को शरण देने और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए। जोहान्सबर्ग के अलेक्जेंड्रा इलाके में विदेशी नागरिकों की दुकानों में लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। उधर वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। 4000 से अधिक विदेशी राहत कर्मी जीवित लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। विदेशी विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला के 26,000 सैन्यकर्मी, पुलिस, अग्निशमन कर्मी और बचाव दल इस अभियान का हिस्सा है। इसके अलावा 17,832 स्वयंसेवक भी राहत कार्यों में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न देशों से 7,063 टन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। फिलहाल समाचारों में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।